नमस्कार, सुप्रभात। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सुबह सुबह एक बार फिर से भूकंप के झटके से सहम गया है नेपाल। सुबह करीब 6:25 पर हल्के भूकंप के झटके महसूस किए गए। इससे कोई नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन लोगों का भरोसा हिल गया है। कल और बीती रात आए झटके के बाद से ही लोग घर जाने से कतरा रहे हैं। लगातार दूसरे दिन नेपाल ने खुले आसमान के नीचे रात बिताई। अब तक नेपाल में करीब 2500 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि तकरीबन 6200 से ज्यादा लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। अकेले काठमांडू की अगर बात की जाए तो वहां पे 1000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, नेपाल में एक बार फिर से रात गुजारी लोगों ने आसमान के नीचे। एक बार फिर से भूकंप का साया, और इस बार नेपाल में दोहरी मार लोगों के ऊपर। क्यों? एक तरफ भूकंप और दूसरी तरफ रात भर कई कई जगह रुक रुक कर बारिश होती रही। काठमांडू में 1000 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। मौत का जो आंकड़ा है वो निरंतर बढ़ता जा रहा है। लोग परेशान हैं, चिंतित हैं, व्यथित हैं। अगर यहां पर बात की जाए तस्वीरों की, तो इन तस्वीरों को देखकर क्या कहेगा कोई भी। जरा देखें आप, हर तरफ तबाही का मंजर है, हर तरफ नुकसान है। दूसरे दिन जो टीमें हैं वो वहां तक पहुंचने में कामयाब हुई जहां पर एपी सेंटर था इस भूकंप का। लेकिन कल जिस तरीके से एक और भूकंप का झटका लगा है, उससे अब संभावना जो बचे हुए लोगों की थी मलबे के अंदर, वो कम होती जा रही है। और इन्हीं सब हालातों को देखते हुए जितनी भी मदद हो सकती है भारत की तरफ से और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों की तरफ से वो मुहैया कराई जा रही है। और इस बीच एक और चीज वो ये है कि रात भर जो बारिश हुई उससे दहशत में है लोग, उससे परेशान हैं लोग। जो भूकंप के झटके रह रहकर महसूस हो रहे हैं उससे परेशान हैं लोग। और अभी जो हालात हैं नेपाल में, वो निश्चित तौर पर अगर कहा जाए कि पिछले 81 सालों में सबसे खराब हालात अगर इनको कहा जाए तो शायद अतिशयोक्ति नहीं होगी। तस्वीरें अपने आप में वहां की हकीकत बयां कर रही हैं। लेकिन अगर भारत की बात की जाए तो हालात कुछ बहुत ज्यादा फर्क नहीं है नेपाल से सटे हुए इलाकों की अगर बात की जाए तो। पटना, मोतिहारी, कुशीनगर और नोएडा। क्यों? क्योंकि अगर बात की जाए भारत की तो यहां पर एक भूकंप का झटका नेपाल से सटे इलाकों में बल्कि पूरे भारत में सबने सहन किया, और सबसे ज्यादा नुकसान नेपाल से सटे इलाकों में हुआ। तो एक बार फिर से भूकंप का झटका आया है कल, और उसके बाद तकरीबन 24 घंटे के अंदर एक और भूकंप का झटका आया और उसने सबको झकझोर कर रख दिया। काठमांडू में भूकंप के बाद लगातार झटकों ने लोगों के दिलों को खौफ से भर दिया है। रविवार रात भर लोग सो नहीं सके। टेंट में, खुले में तो कहीं मैदान में लोगों ने किसी तरह रात गुजारी है। बेमौसम बारिश ने भी राहत कार्यों की रफ्तार रोक दी है, लोगों को परेशान कर दिया है और सोचने पर मजबूर कर दिया है कि अब जाएं तो जाएं कहां। भूकंप से तबाह काठमांडू में रह रहकर झटके हर घंटे लोगों की धड़कनें बढ़ा रहे हैं। रविवार देर रात 11:15 बजे भी काठमांडू में भूकंप के झटके महसूस किए गए। हालांकि रिक्टर पैमाने पर उसकी ताकत पहले से कमजोर पड़ी है। झटकों की इस लहर में डर, खौफ लोगों के दिलो दिमाग में और गहरे धंस चुके हैं। सड़कों और खुली जगहों समेत मैदानों, खेत खलियानों में ही लोग रात गुजारने को मजबूर हुए। एयरफोर्स के एरियल सर्वे के मुताबिक नेपाल में नुकसान अनुमान से कहीं ज्यादा है।
12 बजे के बाद से इस टूडी खेल के फील्ड में शरण लिए हुए हैं। ये आर्मी का कैंप है, खास करके आर्मी वालों ने इस कैंप को खोल दिया हम लोग के लिए सुरक्षित रहने के लिए। हम लोग रात भर इसमें फील्ड में सोए हैं और आर्मी की तरफ से पूर्ण रूप से लगातार पानी की सिर्फ व्यवस्था किया जा रहा है। टैंकर का टैंकर पानी आ रहा है, हम लोग पानी ले रहे हैं, पी रहे हैं और खाने की कोई व्यवस्था नहीं है। और दुकान में कोई होटल वगैरह भी नहीं खुला हुआ है ताकि हम लोग कुछ लेकर के खा पी सके। सुबह 12 बजे से इधर ही है, हम लोगों को ठीक से खाना नहीं मिला, पानी भी नहीं मिल रहा है। रात को बारिश हो रहा था, हम लोग कैसे भीगा हुआ है। हमारा नेपाल जितना अपना है, इंडिया भी उतना ही अपना है, लेकिन नेपाल का भी सरकार कुछ नहीं हमारे लिए सोचा, इंडिया का भी नहीं सोचा। अब तक हम लोग ऐसे ही बैठा हुआ है। कई इलाकों में लोगों के पास खाने के लिए कुछ भी नहीं रह गया है। राहत के उपायों पर भी नाराजगी है। आखिर कितने दिन और पानी पीकर लोग गुजारा करेंगे? राहत और बचाव की चुनौतियों के बीच कुदरती आपदा में बेमौसम बारिश राहत के रास्ते में रुकावट बनकर खड़ी हो गई है। पहले बहुत जोरों से बारिश हो रही थी और उसी वक्त भूकंप का एक और झटका आया। लोगों की जो इमारतें हैं वो बहुत कमजोर हो गई, तो उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि इमारत के अंदर रहें। कल रात को वो आकाश के नीचे ही सोए थे, कल बारिश नहीं हो रही थी। अब उन्हें चिंता है कि अगर अंदर रहते और अगर भूकंप का एक और झटका आता है तो इमारत गिर सकती है, पहले ही कमजोर है, और बाहर आते तो बारिश होती है। आपने एयरपोर्ट पे देखा, इस वक्त वहाँ पे बिल्कुल भी टैक्सीज नहीं है। जो माउंटेनियर्स हैं, पर्वतारोही, वो तो अपना तंबू गाड़ के बैठे हैं, उनके पास खाने पीने का इंतजाम है। लेकिन कई सारे श्रमिक हैं बिहार से, बंगाल से, जो कि सड़कों पे खड़े हुए इंतजार कर रहे हैं कि वायुसेना की कोई हेलीकॉप्टर, कोई सॉटी यहाँ से टेक ऑफ होगी जो उन्हें वापस लेके जाएगी। काफी सर्दी है। इस बीच नेपाल सरकार के आंकड़ों के मुताबिक भूकंप में मरने वालों की तादाद 2500 के पार चली गई है और 6000 से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं। नेपाल के साथ भारत में भी भूकंप के झटकों से लगातार हिलती धरती का खौफ कम नहीं है। यूपी बिहार में कई जगहों पर रविवार रात भर लोगों ने जागकर बिताई। इस बीच अफवाहों का बाजार भी खूब गर्म रहा। भूकंप आने की अफवाहों के बीच पटना के गांधी मैदान में रात भर लोग जागते रहे। तुरंत जगह का यह माहौल मोतिहारी में भी दिखाई पड़ा। बिहार के अलावा यूपी के नोएडा और कुशीनगर में भी सड़कों और पार्कों में लोगों ने रात भर डेरा जमाए रखा। इस बीच अफवाहों के बाजार ने भी लोगों की नींद उड़ा रखी है कि कहीं और ज्यादा बड़ा भूकंप ना आ जाए। लेकिन भूगर्भ वैज्ञानिकों के मुताबिक नेपाल के लामजुंग में भूकंप के बाद झटके यानी आफ्टर शॉक भूकंप के थमने की निशानी है। इन झटकों से डरने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि इसकी तीव्रता लगातार कम हुई है। काठमांडू से मनोज्ञा लोईवाल और संजय शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। निश्चित तौर पर अगर भूकंप की तीव्रता कम हुई है तो एक राहत की बात यहां पर है कि हां, भूकंप की तीव्रता कम हो गई है। अब अगर आफ्टर शॉक्स भी आएंगे तो भी बहुत ज्यादा नुकसान नहीं होगा। लेकिन अभी इस वक्त अगर एक छोटा सा झटका भी आता है तो सोचिए दहशत कितनी हो जाती है, खौफ कितना हो जाता है। इस खौफ के बीच वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और चल रही है रिपोर्टिंग। हमारी सारे संवाददाताओं की टीम वहां पर पहुंची हुई है। हमारे 11 रिपोर्टर्स इस वक्त मौजूद हैं। मनोज्ञा हमारे साथ हैं। मनोज्ञा, मैं आपसे जानना चाहूंगा, रात बताया यह जा रहा है कि गुजरी है एक दहशत के साए में और दूसरा रुक रुक कर बारिश होती रही। अभी जो इमीडिएट प्लान है वो क्या है? कैसे लोगों को राहत पहुंचाई जाए? पहला तो रेस्क्यू ऑपरेशन, जो मलबा है उसको हटाना, उसमें से जो लोग अभी भी फंसे हुए हैं उनको निकालना, और दूसरा कैसे उनको राहत पहुंचाई जाए, खासकर जो बाहर है। जी, सबसे बड़ा चैलेंज आज के लिए होगा रेस्क्यू ऑपरेशन। फिलहाल मौसम ठीक है, लेकिन सुबह झटके महसूस हुए थे। सुबह करीब 6 बजे के आसपास एक बार फिर झटके महसूस हुए थे। आफ्टर शॉक्स हैं, लगातार चलते रहेंगे। खुद साइंटिस्ट ने कहा है कि हो सकता है और कई घंटों तक चले, लेकिन इससे जो दहशत बनी हुई है उसका सबसे ज्यादा असर हो रहा है। और अगर मैं ये कहूँ कि रेस्क्यू ऑपरेशन पर बहुत असर हुआ है कल की बारिश का, तो गलत नहीं होगा। साथ ही साथ आज मौसम अगर ठीक है तो उसका भी फायदा होगा। और उसके साथ साथ आने वाले कुछ घंटों में जो फ्लाइट्स के लिए प्रॉब्लम कल थी बारिश की वजह से और खराब मौसम की वजह से, वो आज होने की संभावना कम है। हमारे साथ राहुल कंवल। राहुल, आपको क्या लगता है, कल आपको 8 घंटे लग गए थे आने में, आज कम से कम मौसम तो मेहरबान है? अभी भी काफ़ी बादल छाए हुए हैं, तो ऐसा कहना कि मौसम मेहरबान है पूरा ठीक नहीं, लेकिन कम से कम कल से थोड़ा ज़्यादा क्लियर है। रात में लोगों को काफ़ी परेशानी हुई क्योंकि
कई सारे लोग अलग अलग जगहों से होटल्स में आ गए, कमरे यहाँ पे उनके थे नहीं। वैसे भी ये नहीं चाहते थे कि कोई भी पर्यटक कमरों में जाके ठहरे, वो चाहते थे कि सब लोगों को उन्होंने चादर दे दी, दरी दे दी, उन्होंने बोला कि आप ज़मीन पे ही सोइए। तो सब लोग इस होटल में, बाकी जगहों पे नीचे ही ज़मीन में बाहर सोए हुए थे और काफ़ी परेशानी भी हुई। और रात भर बीच बीच में भूकंप के झटके थोड़े थोड़े करके आते रहे। सुबह जैसे आपने कहा कि एक बड़ा झटका आया और बहुत बेचैन रात थी। अब आहिस्ता आहिस्ता पहली दफ़ा हम देख रहे हैं कि कुछ दुकानें खुल रही हैं, लोग समेटने की कोशिश कर रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार कितना नुकसान हुआ और अगर अपनी ज़िंदगी को फिर बुनना है, फिर शुरू करना है तो ये कैसे हो सकता है। बहुत सदमे में है, बहुत खौफज़दा हैं लोग, लेकिन अब कोशिश हो रही है कि एक बार आहिस्ता आहिस्ता करते हुए अपनी ज़िंदगी के सिलसिले को दोबारा शुरू किया जाए। साथ ही अगर मैं ये कहूँ कि रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए आज सबसे बड़ा चैलेंज होगा जितना भी मलबा है उसको हटाना, और उसके साथ साथ ये भी ध्यान में रखना कि मलबा हटाकर बॉडीज निकालना, और इमोशनल क्वोशंट बहुत हाई होगा लोगों के अंदर। सुबह सुबह बात हुई एनडीआरएफ के डायरेक्टर जनरल से, वो कह रहे हैं कि 9 बजे से उनकी 10 टीमें काठमांडू घाटी के अलग अलग जगहों पर काम पे लग रही हैं। वो हवाई रास्ते के बजाय सड़क से जाएंगे, अलग अलग जगहों पर कोशिश करेंगे लोगों को निकालने की। लेकिन सवाल यह है कि उनके पास जेसीबी जैसी इक्विपमेंट है नहीं, यानी जो हैवी अर्थ मूविंग इक्विपमेंट होती है जिससे आप डेब्री को, जो मलबा है उसको हटा सकते हैं, वो उनके पास है नहीं। उसके लिए वो नेपाल सरकार पर निर्भर है। अभी मेरी बातचीत हो रही थी महेंद्र रिजाल से, जो कि यहाँ के इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर हैं। वो कह रहे हैं कि वो कोशिश कर रहे हैं कि कोऑर्डिनेट कर पाएं, लेकिन चूंकि टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज थोड़ी ठप है, इतनी आसानी से कम्युनिकेशन हो भी नहीं पा रहा। लेकिन कई सारे रेस्क्यू टीम्स अब यहाँ पे आ चुके हैं। आज दोपहर में इजरायली रेस्क्यू टीम्स यहाँ पर पहुँचने वाली हैं। इजरायली आर्मी से लोग आ रहे हैं, वो 2 अस्पताल लगाएंगे यहाँ पे। कई सारे ऐसे अस्पताल हैं जहाँ पर बहुत तबाही हुई है, इस वजह से जो मरीज़ हैं वो सड़क पर हैं, बिल्डिंग्स के बाहर हैं। तो कोशिश की जा रही है कि जो विदेशी हॉस्पिटल्स आ रहे हैं, इजरायली हॉस्पिटल्स आ रहे हैं, अमेरिकन हॉस्पिटल्स आ रहे हैं, वो इनके साथ पैरेलली काम करें ताकि यहाँ के डॉक्टरों की थोड़ी मदद हो जाए, उन्हें थोड़ी राहत हो जाए। तो ये कोशिश हो रही है। एक तो मेडिकल इमरजेंसी, जो लोग हैं जिनको पूरी ट्रीटमेंट नहीं मिल पा रही, उनकी ट्रीटमेंट हो, और सबसे ज़्यादा ये जैसे जैसे वक्त बीत रहा है उतना और मुश्किल हो रहा है लोगों को बचाना। तो फ़ौरन आज ही एकलौता दिन है, अगर कोई मलबे में फंसा हुआ उसको निकालने के लिए ये आखिरी एक मौका हो सकता है। कोशिश होगी कि अगर कोई है जिंदा कहीं मलबे में फंसा हुआ, उसको किस हद तक निकाला जा सकता है। बिल्कुल, कल हमने एक खबर की थी कि पहले तो एक परिवार से हम मिले थे जहां माँ बाप अपने बच्चों को खोज रहे थे। कुछ घंटों तक, एक दिन तक तो आवाज आती रही बच्चों की, लेकिन उसके बाद वो आवाजें आना भी बंद हो गई। और एक बार के लिए तो माता पिता भी हिम्मत हार बैठे कि आखिरकार उनके बच्चे उस मलबे में ठीक हैं कि नहीं। मनोकिया, मैं आपसे एक चीज जानना चाहूंगा। जो हमारे पास जानकारी आ रही है उसके मुताबिक तकरीबन 16 सरकार की तरफ से कैंप्स लगाए गए हैं और करीब 30,000 लोग इन मेकशिफ्ट कैंप्स में हैं। मैं सरकारी कैंपों की बात कर रहा हूं, इंडिविजुअल बेसिस पे लोगों ने बहुत कुछ किया है। वहां पर एक चीज दिखाई दे रही है, वो ये है कि सरकार के पास ऐसी कोई तैयारी नहीं थी इससे निपटने के लिए। ऐसे में अभी कितनी मदद लोगों तक पहुंच पा रही है? क्योंकि जैसे जैसे विलंब हो रहा है, खासकर ये जो कल दूसरा झटका आया, तो नीचे जो सर्वाइवल की उम्मीद बची है, खासकर जो रबल में लोग हैं, जो मलबे में लोग हैं, वो बहुत ही कम होती जाती है। बहुत कम हो जाती है। जितनी कम उम्मीद होती है उतना ही ज्यादा हौसला बढ़ रहा है। लेकिन ऐसे में अगर मैं ये कहूँ कि सरकारी कैंप्स में पानी नहीं मिल रहा है, कल हम कुछ लोगों से मिले थे, उन्होंने कहा था खाना तो पहुंच जा रहा है लेकिन पानी नहीं पहुंच रहा है। पानी अगर नहीं पहुंच रहा है तो सैनिटेशन नहीं हो रहा है, पीने का पानी नहीं है, सैनिटेशन तो सेकेंडरी हो जाता है। लेकिन इस पूरे प्रकरण में अभी तक हमने देखा है कि लोगों की सबसे बड़ी समस्या है बिजली और पानी। अगर बिजली भी पहुंच जाती है लोगों तक तो सबसे बड़ी समस्या सॉर्ट आउट हो जाएगी, उन तक पानी भी पहुंच जाएगा। और ऐसे में जितना नुकसान, अगर मैं कहूँ राहुल, आपने भी देखा है जिस तरह से पेड़ गिरे हैं या जिस तरह से लैंडस्लाइड्स हुई हैं, आफ्टर शॉक्स आए हैं, और साथ ही साथ बिजली के खंभे टूट गए हैं। काफी दिन लग जाएंगे उन्हें ठीक करने में। बहुत बड़ी समस्या ये है, हालांकि ये शायद मौका नहीं है इस बात पर गौर करने का, लेकिन जिस तरीके से अर्बन डेवलपमेंट हो रहा है बहुत अनप्लान्ड तरीके से, उससे भी बहुत दिक्कतें हो रही है। क्योंकि आप देखेंगे हमारे पीछे जो पक्की इमारतें हैं वो अर्थक्वेक रेजिस्टेंट है, उनमें इतनी दिक्कत नहीं हुई है। लेकिन जो कच्ची इमारतें हैं जो कि बिन परमिशन के बन रही हैं, और काठमांडू दुनिया भर के कई स्टडीज कहते हैं कि बहुत ही हैपहैजर्ड, बहुत ही बगैर प्लानिंग के यहाँ पर ग्रोथ हो रही है, डेवलपमेंट हो रही है, बिल्डिंग बन रही है। और ये जो इमारतें हैं वो काफ़ी कच्ची इमारतें हैं। और ऐसे में जब 7.9 तीव्रता का भूकंप आता है तो और दिक्कत होती। कहीं ना कहीं जब ये मलबा हटाया जाएगा, जब नेपाल की सरकार सोचेगी कि आगे क्या करना है, तो जो नियम कायदे कानून है, वैसे ही काठमांडू एक ऐसे सीस्मिक जोन में आता है जो कि बहुत ज़्यादा वनरेबल है, जहाँ पर कभी भी क्षति हो सकती है। उसमें किस तरीके से बिल्डिंग बनाई जाती है, जापान में इससे बड़े बड़े भूकंप आते हैं लेकिन क्षति इतनी नहीं होती, क्योंकि मैं आपके पास वापस आ रहा हूँ, मैं आपके पास वापस
वापस आ रहा कोई भी हूं कायदे और कानून का आपके पालन नहीं से होता, और हिंदुस्तान में भी नहीं इंफॉर्मेशन होता लेंगे हम दिल्ली लोग काठमांडू से। लेकिन इस वक्त अपने दर्शकों को इस सब के बीच एक अच्छी खबर ये बता दें, जो अंडर 14 फुटबॉल टीम थी 23 सदस्य, वो वापस आ गई है। और अगर भारत की बात की जाए तो सुनकर आपको एक आंकड़ा हैरानी होगी और बड़ा गर्व भी होगा कि 13 डिफेंस एयरक्राफ्ट और करीब 6 MI हेलीकॉप्टर्स भारत ने, इसके अलावा न जाने कितनी NDRF की टीम झोंक दी है नेपाल की मदद करने के लिए। वक्त